नमस्कार, बड़ी खबर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। शाम के 7 बज गए हैं। मेरा नाम है अंकित त्यागी। शुरुआत करते हैं आज की 3 बड़ी खबरों से, जिन पर आज विस्तृत तौर पर बात करेंगे। अमृतपाल सिंह जिस बाइक पर भागा था, जिस कार से भागा था, वो जो सारी गाड़ियां हैं, मोटरसाइकिल है, उसको पुलिस ने बरामद कर लिया है। लेकिन अमृतपाल 5वें दिन भी पुलिस की गिरफ्त के बाहर है। इस पर बात करेंगे। साथ ही साथ अमृतपाल को लेकर कैसे दिल्ली और लंदन के बीच में जो उनके रिश्ते हैं, उसके ऊपर घने बादल मंडरा रहे हैं, उस पर भी बात करेंगे। क्योंकि दिल्ली में ब्रिटिश उच्चायोग के सामने से जो बैरिकेडिंग है वो हटा ली गई। क्या लंदन में जो भारत के उच्चायोग के सामने प्रदर्शन हुआ, हंगामा हुआ, खालिस्तानी समर्थकों ने जो हंगामा किया, उसकी वजह से ये जैसा उन्होंने किया वैसा हम करेंगे किया जवाब भारत ने दिया है। और फिर विवादों के बीच में दिल्ली का बजट पेश जरूर हुआ। क्या इस बजट के खास चीजें हैं, क्या मुख्य ऐलान किए गए, इस पर भी बात करेंगे। सबसे पहले शुरुआत करते हैं पंजाब में इस वक्त जो वांटेड नंबर 1 है अमृतपाल सिंह, उसके बारे में जो ताजा खबर आ रही है। अब तक पंजाब पुलिस की गिरफ्त से 5वें दिन भी अमृतपाल सिंह फरार चल रहा है, गिरफ्त के बाहर है। पंजाब पुलिस का सर्च ऑपरेशन जो है उसका 5वां दिन है, लेकिन अमृतपाल अभी तक उनके हाथ नहीं लगा है। पंजाब पुलिस ने वो मोटरसाइकिल बरामद कर ली है जिसकी मदद से अमृतपाल सिंह भागा था। कल एनडीटीवी पर हमने आपको दिखाया था किस तरीके से एक ब्रेजा गाड़ी से निकलकर अमृतपाल अपने एक सहयोगी के साथ वेश बदलकर एक मोटरसाइकिल से जा रहा था। ये वही बजाज प्लेटिना मोटरसाइकिल है और ब्रेजा कार है जिसको पुलिस ने अब शाहकोट थाने में खड़ा कर रखा है। उसी इलाके में ये पकड़ी गई। अमृतपाल के 4 और सहयोगियों की गिरफ्तारी कर उन्हें कोर्ट में पेश किया गया है, जिन्होंने अमृतपाल को भागने में आरोप उनके ऊपर है कि उन्होंने मदद की थी। हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला उस जगह पर पहुंचे जहां पर ये पूरे सामान को रखा गया था। वहां से उन्होंने जो रिपोर्ट भेजी है, पहले आपको वो दिखाते हैं। हम इस वक्त शाहकोट पुलिस स्टेशन में है। पंजाब पुलिस ने गुरप्रीत, हरप्रीत, तेजा और हैप्पी को गिरफ्तार किया। इन चारों ने पंजाब पुलिस की आंखों में धूल झोंकते हुए मदद की थी ब्रेजा कार और मोटरसाइकिल दिलाने में। ये चारों आरोपी हैं। ब्रेजा कार इन्होंने प्रोवाइड कराई थी। इसमें से देखिए ये तस्वीरें हैं। मनप्रीत, हरप्रीत, गुरप्रीत और गुरमेज, इन्होंने चारों ने ब्रेजा कार मुहैया कराई थी भागने के लिए और मोटरसाइकिलों का इस्तेमाल किया था। पप्पल प्रीत के कहने पर ब्रेजा गाड़ी, दोनों प्लेटिना प्रोवाइड कराई थी। ये पंजाब पुलिस इनको कोर्ट में पेश करी है। पंजाब पुलिस ने इनको गिरफ्तार किया है। ये चारों शाहकोट के रहने वाले हैं। इन्हें पंजाब पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इन्होंने ही ब्रेजा कार और ब्रेजा कार के अलावा जो प्लेटिना मोटरसाइकिल है वो प्रोवाइड कराई थी। 2 दिन लगभग 24 घंटे की पूछताछ के बाद पंजाब पुलिस इन्हें कोर्ट में पेश कर रही है। अमृतपाल की मदद करने का इन पर आरोप है। इन पर भी मुकदमा दायर किया गया है। 2 अपराधी उस गाड़ी में और 2 अपराधी इस गाड़ी में, इन्हें कोर्ट में पेश किया जा रहा है। और आप देख सकते हैं पंजाब पुलिस इन्हें कोर्ट में पेश करने के लिए ले जा रही है। और कितनी पुलिस फोर्स और साथ में जो पैरामिलिट्री फोर्स है वो भी यहाँ पर इनको लेकर के जा रही है। एक आरोपी है वो व्हील चेयर में है और बाकी जो 3 हैं उन्हें पंजाब पुलिस ले जा चुकी है। ये मोटरसाइकिल प्लेटिना है जिसको पंजाब पुलिस ने आज जलंधर के दारापुर से रिकवर किया है। इसी प्लेटिना मोटरसाइकिल में पीछे बैठ करके अमृतपाल फरार हुआ। जो मोटरसाइकिल चला रहा था वो था पप्पल प्रीत सिंह। ये जो अमृतपाल था, इस ब्रेजा गाड़ी को अमृतपाल तक पहुंचाने में इन चारों का योगदान था। उसके बाद अमृतपाल पप्पल प्रीत के साथ बैठ करके मोटरसाइकिल में फरार हो गया। दोनों मोटरसाइकिलों को भी इन्हीं चारों आरोपियों ने अमृतपाल और पप्पल प्रीत को प्रोवाइड कराया था। सहयोगी संजय कौशिक के साथ सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। कड़ी फटकार कल हाईकोर्ट ने लगाई थी पंजाब पुलिस को कि 80,000 जवान होने के बाद भी एक व्यक्ति अमृतपाल को वो ढूंढ नहीं पाए। लगातार उनके ऊपर सवाल भी उठ रहे हैं कि कहां कहां चूक रही। लेकिन पूरा 5 दिन का खेल क्या रहा, आपको संक्षेप में समझाते हैं। पूरी टाइमलाइन अब तक इस पूरे केस की, जिसने कम से कम इस वक्त पंजाब पुलिस को और पंजाब को ये समझ लीजिए रेड अलर्ट पे रखा हुआ है। पंजाब में 18 मार्च को कई इलाकों में धारा 144 लागू की गई, इंटरनेट और एसएमएस सेवाएं बंद की गई। ये वही दिन था जिस दिन अमृतपाल के खिलाफ ऑपरेशन लॉन्च किया गया। सेवा सस्पेंड इंटरनेट की कर दी गई थी। अमृतपाल के घर के बाहर सुरक्षा बलों की तैनाती कर दी गई।
पुलिस ने 18 मार्च को ही 78 लोगों को गिरफ्तार किया, हथियार वहां से बरामद किए और उन्हें मीडिया के सामने भी रखा। 19 मार्च को जो इंटरनेट और एसएमएस सेवा थी वो बहाल नहीं हुई और उसके बावजूद जो पुलिस का ऑपरेशन था वो जारी रहा। अमृतपाल उनकी गिरफ्त से बाहर रहा। 20 मार्च को अमृतपाल के चाचा और ड्राइवर ने सरेंडर किया। इंटरनेट एसएमएस सेवाएं जो हैं वो फिर भी बहाल नहीं हुई। गिरफ्तार लोगों की संख्या जो थी वो बढ़कर 114 तक पहुंच गई थी 20 तारीख को। 21 मार्च को नया सीसीटीवी फुटेज सामने आता है जिसमें ब्रेजा कार में अमृतपाल बैठा दिखाई पड़ता है। दूसरे वीडियो में वो कार से उतरकर मोटरसाइकिल पर जाता दिखाई पड़ता है और पुलिस इस ब्रेजा कार को बरामद भी कर लेती है। एक गुरुद्वारे में वो जाता है, वहां पर कपड़े बदलता है, खाना खाता है। ये सारी जानकारी 21 मार्च को आती है और आज 22 मार्च को 5वां दिन है। पुलिस अभी भी अमृतपाल को ढूंढ रही है। बाइक को भी बरामद कर लिया गया है, लेकिन अमृतपाल लगातार अभी भी फरार है और अब तक 120 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जिसमें से कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको डिब्रूगढ़, उसके चाचा को, ड्राइवर को, सलाहकारों को डिब्रूगढ़ भेजा गया है क्योंकि उनके ऊपर नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगा दिया गया है। पंजाब पुलिस के लिए सबसे बड़ी सिरदर्दी यही है कि अमृतपाल उनकी गिरफ्त से अभी भी बाहर है और उसका असर जो है, कम से कम खालिस्तान समर्थित प्रोपेगेंडा मशीनरी जो है वो बड़ी एक्टिव दिखाई पड़ रही है। दुनिया में अलग अलग देशों में आपने वो तस्वीरें देखी किस तरीके से भारत के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे थे। ब्रिटिश में, लंदन में जो यूनाइटेड किंगडम है, इंग्लैंड में जो उच्चायोग है, उसके बाहर भी कुछ दिन पहले प्रदर्शन हुए थे। तब भारत के झंडे को भी उतारने की कोशिश की गई थी। उससे नाराज होकर आज भारत ने भी ब्रिटेन को एक सख्त संदेश जरूर भेजा। दिल्ली के ब्रिटिश हाई कमीशन के बाहर बैरिकेडिंग हटा दी गई। माना जा रहा है कि लंदन में भारतीय उच्चायोग के बाहर खालिस्तान समर्थकों के हंगामे के बाद यह प्रतिक्रिया की गई, क्योंकि भारत ने बड़ा सख्त लहजे में कहा था कि वहां पर सुरक्षा जो है वो इंतजाम नाकाफी थे और ब्रिटेन पूरे तरीके से ये जो खालिस्तानी समर्थक हैं इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रहा है। बीते दिनों में लंदन में भारतीय उच्चायोग के सामने खालिस्तान समर्थकों ने जबरदस्त हंगामा किया था और तिरंगे का अपमान करने की कोशिश की थी। वहां सुरक्षा नहीं थी और इसके बारे में जानकारी हमारी जो सहयोगी हैं नीता शर्मा की किस तरीके से भारत ने इसका जवाब दिया है वो दे रही हैं। आप ये पहले रिपोर्ट देखिए। मैं इस वक्त नीति मार्ग पर खड़ी हुई हूँ। मेरे पीछे जो है वो ब्रिटिश हाई कमीशन है। लंदन में जो कुछ हुआ, जो भारतीय कमीशन, हाई कमीशन के बाहर हुआ, उसके चलते बोला जा रहा है कि यहाँ की जो सिक्योरिटी है, उसे जो स्पेशल सिक्योरिटी है उसका कवर जो है वो विड्रॉ कर लिया गया है। हालांकि केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से इस बात को लेकर अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि जो है वो नहीं आई है। बहरहाल ये जो इलाका है ये हाईली सेंसिटिव जोन्स के तहत आता है, क्योंकि यही वो इलाका है जहाँ पे डिप्लोमेटिक एनक्लेव है। हर एक राज्य की, हर एक देश की यहाँ पर जो है वो एम्बेसी है। यहाँ पर ये नीति मार्ग में फिलहाल जो ब्रिटिश हाई कमिश्नर है वहाँ पर आप देख सकते हैं कि जिस तरह से रोज़ जो काम होता है उस तरह से वहाँ पर हो रहा है। लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं वीज़ा के लिए। बहरहाल ये इस इलाके में जो चप्पे चप्पे पर आपको जो है कैमरास भी दिखाई पड़ेंगे। हर एक जो एक पोल है, जितने भी इसके एंट्रीज हैं उसके ऊपर अगर आप कैमरास देखें, अगर जितने भी वहाँ पे आप अगर ध्यान से देखें तो वहाँ पे आपको कैमरास जो हैं वो दिखाई पड़ेंगे। इसके जो दूसरी तरफ है अशोका होटल है, तो यानी ये पूरा का पूरा इलाका एक जो है वो सेंसिटिव जोन है। अगर यहाँ से सिक्योरिटी या बैरिकेड जो जिस तरह से खबरें आ रही हैं वो हटा ली भी गई, तो लेकिन जो एक इंटेलिजेंस है, जो टेक्निकल इंटेलिजेंस है, उसे जेनरेट करने के लिए इस इलाके में फ़िलहाल जो है हर एक जगह कैमरा जो है वो लगाए गए हैं। बहरहाल ये सूत्रों से बोला जा रहा है कि हो सकता है कि लंदन में जो कुछ हुआ उसके चलते भारत भी जो यूके के डिप्लोमेट्स हैं उनकी कुछ हद तक जो सिक्योरिटी रिव्यू है वो करे। नई दिल्ली से नीता शर्मा, NDTV इंडिया के लिए। सीधे आपको एम्बेसडर राजीव डोगरा के पास लिए चलता हूं। इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बड़ी बारीक नजर रखते हैं इस तरह के विषयों पर। भारत किस तरीके का जो रिएक्शन है उस पर। राजीव जी, डोगरा साहब, मैं आपसे ये बात समझना चाह रहा था, ये जो हुआ है इसको जैसे अंग्रेजी में टिट फॉर टैट अगर कहा जाए तो गलत नहीं होगा। सुरक्षा वहां पर हमारे लिए बहुत नाकाफी थी, तो भारत ने एक मैसेज देने की कोशिश की गई है। किस तरीके से ये मैसेज रिसीव हो रहा है सर, और क्या ये बिल्कुल सही कदम था? भारत को इस तरह से रिएक्ट करना चाहिए था?
Firstly, it's good to be on your show, Ankit. थैंक यू सर। It's always a pleasure. अब मैं हिंदी में बात करूंगा। देखिए, कूटनीति का पहला जो प्रिंसिपल है, पहला जो लेसन है, वो ये है कि रेसिप्रोसिटी होनी चाहिए रिलेशनशिप में, संबंधों में, डिप्लोमेटिक संबंधों में रेसिप्रोसिटी होनी चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आपके 25 डिप्लोमेट एक कंट्री में हो, तो दूसरी कंट्री का भी हक बनता है कि वो भी पोस्ट करे 25 डिप्लोमेट। अगर आप चाहते हैं कि ये सुविधा देनी चाहिए दूसरी कंट्री को, तो दूसरी कंट्री का भी हक बनता है आपसे डिमांड करने का कि हमको भी ऐसी सुविधा देनी चाहिए। तो भारत जो है जरूरत से ज्यादा सिक्योरिटी दे रहा था ब्रिटिश हाई कमिश्नर के घर के आगे और ब्रिटिश हाई कमीशन के दफ्तर के आगे, जबकि हमारी जो सिक्योरिटी नीड्स हैं, चाहे वो टेररिज्म रिलेटेड हो, वीआईपी सिक्योरिटी हो या जो भी हो, वो ब्रिटेन से बहुत ज्यादा हैं। तो ब्रिटेन ने आज तक कोई ऐसी परवाह नहीं की कि हमारे जो डिप्लोमेट्स हैं या जो हमारी डिप्लोमेटिक प्रॉपर्टीज हैं या ऑफिसेज हैं, उनको कोई आंच ना आए। आपको याद होगा, महात्रे हमारे एक डिप्लोमेट थे जिनको मारा गया, और आपको याद होगा कि खालिस्तानी जो मूवमेंट है उसका गढ़ जो बाहर था वो ब्रिटेन में था, बबर खालसा वगैरह। तो एक दहशत गर्दी के जो थे सिपा सलार थे। तो अब जो है वो ब्रिटेन ने वो सीमा भी पार कर ली है कि जब उनको पता था, देखिए कानून, ब्रिटेन का कानून ये है, ब्रिटिश पुलिस का कानून ये है जो साफ गूगल में मिलता है कि कोई भी प्रोटेस्ट, एक होती है मार्च होती है, दूसरा होता है स्टेशनरी प्रोटेस्ट। जैसे ये स्टेशनरी प्रोटेस्ट था जो एक किस्म की मार्च बन गई हाई कमीशन के ऊपर। उसके लिए 6 दिन पहले से प्रोटेस्टर्स को अप्रोच करना पड़ता है पुलिस को और उनको इन्फॉर्म करना पड़ता है। और दूसरा, जैसे आपकी रिपोर्टर यहाँ का कह रही थी कि देखिए चाणक्यपुरी में तो हमने हर जगह सीसीटीवी कैमरा लगा लिया। बिल्कुल बिल्कुल। तो वहां पे मैं आपके दर्शकों को बताना चाहता हूं कि हाई कमीशन जो है हमारा लंदन में, वो ऐसी जगह सिचुएटेड है जिसको सेंट्रल लंदन कहा जा सकता है, क्योंकि साथ में बीबीसी का दफ्तर है, उसके साथ ऑस्ट्रेलियन हाई कमीशन है, उसके साथ लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स है, और सामने एक प्रोमिनेंट होटल है। तो सीसीटीवी कैमरास वहां भी लगे थे जो पुलिस के साथ कनेक्टेड है, और पुलिस फिर भी नहीं आई। तो ये जो है बड़ी अफसोसजनक बात है। मैं एक छोटा सवाल आपसे और ये भी पूछना चाहता हूं कि G20 की प्रेसिडेंसी का समय है, इसमें कोशिश की जाती है कि कहीं ना कहीं इस तरीके से जो मैसेजिंग है पूरे दुनिया के सामने वो बड़ी पॉजिटिव मैसेजिंग रहे किसी भी देश के लिए जब वो प्रेसिडेंसी होस्ट कर रहा होता है। क्या कहीं ना कहीं कोशिश थी इन खालिस्तानी जो समर्थकों की कि भारत को बदनाम किया जाए, और ब्रिटेन ने क्योंकि उसको रोकने में वो नाकाम रहा, इससे आपको लगता है कि कहीं ना कहीं कोशिश ये थी कि G20 ईयर में भारत को थोड़ा सा बदनाम किया जाए, उसको विफल दिखाया जाए? देखिए, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि जो इंसिडेंट हुआ है और जो साइमल्टेनियसली हुआ, एक साथ हुआ है, ऑस्ट्रेलिया से लेके कनाडा और यूएसए तक, उससे चिंता बढ़ सकती है। पर ये जो 2020 रेफरेंडम है, G20 से बढ़कर जो खालिस्तान का 2020 रेफरेंडम था, ये तो काफी सालों से प्लान था और 2020 में होना था, पर कोविड के कारण पोस्टपोन हो गया और पिछले साल के आखिरी महीने में कनाडा से शुरू हुआ और अभी कुछ दिन पहले ऑस्ट्रेलिया में हो रहा था। तो इनकी जो प्लान थी ISI के साथ मिलकर कि इस टाइम के आसपास ये फिर खालिस्तान 2 टाइप की मूवमेंट एक शुरू करें। अब कितनी ये सक्सेसफुल होती है ये तो डिपेंड करता है कि पंजाब की जनता कैसे इस पे रिएक्ट करती है। अभी तक तो पंजाब की जनता ने बहुत बहादुरी से और बहुत खुले शब्दों में कहा है कि हमारी कोई इसके साथ सहानुभूति नहीं है, बिल्कुल, और इनको क्रश करना चाहिए। ये आपने बहुत जरूरी बात कही, और ये डिस्टिंक्शन जो है, जो लोग इस पर देख रहे हैं उनको भी ये समझ में आना चाहिए कि कुछ तत्व हैं, जैसे एम्बेसडर डोगरा बता रहे थे, ISI समर्थक तत्व हैं जो बाहर ये मैसेजिंग की कोशिश जरूर कर रहे हैं, पर अपने खुद के देश में
इसको शायद वो फर्टाइल जमीन मिल नहीं रही है, क्योंकि पंजाब में मैं खुद 2 दिन तक वहां था, शांति बिल्कुल बनी हुई है। एम्बेसडर डोगरा, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमेशा बहुत अच्छा रहता है आपसे ये बारीकियां समझने में। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बड़ी खबर में जुड़ने के लिए। छोटा सा एक ब्रेक ले रहे हैं। इसका जो असर है वो जमीन पर क्या है, ब्रेक के बाद आपको बताएंगे। हमारी सहयोगी राधिका अय्यर आप लंदन से जुड़ेंगी। तो भारत ने जो कदम उठाया उसका असर क्या हुआ, वो शायद बिल्कुल तुरंत और त्वरित तौर पर देखने को मिल रहा है। ये तो तस्वीरें आप देख रहे हैं, इससे कुछ देर पहले हमारी सहयोगी राधिका अय्यर ने भेजी हैं। आज फिर से वहां पर खालिस्तान समर्थकों ने एक प्रोटेस्ट का आह्वान किया था। भारत का एक बड़ा तिरंगा आपको दिखाई पड़ रहा होगा, पर वहां पर आज अच्छी खासी संख्या में जो लंदन में पुलिस है वो दिखाई पड़ रही है, और बैरिकेड लगा के सड़क के एक तरफ, यानी कि उच्चायोग के सामने की जो सड़क है उसके अगली तरफ बैरिकेड लगा के इन सब प्रोटेस्टर्स को खड़ा किया गया है, और बड़ी संख्या में पुलिस के जो लोग हैं वो वहां पर तैनात हैं। और साथ ही साथ भारत के जो समर्थक हैं, यानी कि जो हमारे यहां के लोग वहां पर रहते हैं, वो इन खालिस्तानियों को आईना दिखाने के लिए बड़ी संख्या में उच्चायोग के सामने पहुंचे हैं। तो भारत समर्थक और खालिस्तान समर्थक जो हैं वो सड़क के दोनों अलग अलग तरफ हैं, और वहां पर आज काफी बड़ी मात्रा में पुलिस का जमावड़ा जो है वो भी दिखाई पड़ रहा है। इसका मतलब भारत ने जो कदम उठाया है उससे एक सख्त मैसेज जो है वो ब्रिटेन के पास जरूर पहुंचा है। आज की इस घटना को देखते हुए बड़ी संख्या में पुलिस की गाड़ियां तैनात हैं किसी भी अनहोनी को रोकने के लिए। कभी कभी कूटनीति में भी ऐसा होता है कि थोड़ा सख्त मैसेज भेजना जरूरी होता है, और भारत ने इस बार यही किया है कि खालिस्तानी एलिमेंट्स को कम से कम ब्रिटेन बर्दाश्त करे, लेकिन अगर हमारा उससे कुछ नुकसान होगा तो इसका खामियाजा दोनों देशों को जरूर भुगतना पड़ेगा। आज के लिए बड़ी खबर में इतना ही। छोटा सा एक ब्रेक ले रहे हैं। खबरों का सिलसिला एनडीटीवी पर जारी है।